कराची वालों से वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए। कराची वालों से माफी मांगते, ये कहने के बजाय नया राग अलाप रहे हैं कि अब आओ, अमेरिका से लड़ना है, हकीकी आजादी हासिल करनी है। तुम्हें यही पहचान नहीं है, अमेरिका ने खत्म नहीं की है हुकूमत, अल्लाह ने हुकूमत खत्म की है। 25 तारीख को मैं इंशाल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा, श्रीनगर हाईवे 3 बजे दोपहर के। आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहे इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है समय स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल पर गालिब आ रही है। गैर यकीनी सूरत हाल मईशत के लिए ज़हर कातिल साबित हो रही है। हुकूमत तो बड़े फ़ैसले लेने से कासिर है जैसा कि आपके इल्म में है, मगर इमरान खान साहब ने एक बड़ा फ़ैसला कर लिया है। 25 मई बरोज़ बुध दोपहर 3 बजे से इस्लामाबाद की जानिब उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, हम किसी सूरत इनको कबूल नहीं करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी, जितनी देर इस्लामाबाद में हमें रहना पड़ा हम रहेंगे। पूरे पाकिस्तान को लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत देता हूँ। इमरान खान साहब ये कह रहे थे। पहले कहा जा रहा था कि 28 या 29 मई की तारीख दी जाएगी इमरान खान साहब की जानिब से लॉन्ग मार्च की, मगर यकायक खान साहब ने 2 दिन के नोटिस पर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। PTI का तो बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो इलेक्शन और असम्बली डिज़ोल्व कराने का मुतालबा पूरा करवा पाएगी हुकूमत से, और कितना प्रोलॉन्ग कर पाएगी इस धरने को, क्योंकि मौसम की सख्ती भी है नाजरीन, और कुछ ऐसे अवामिल भी हैं जिनकी बिना पर माजी में खान साहब ने धरना दिया था, अब वो शामिल नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साबित करना होगा, हुकूमत का भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो इस लॉन्ग मार्च से कैसे निपटे। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इत्तेहादी मिलकर फैसला करेंगे कि लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद आने देना है या नहीं। इसके साथ साथ नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ अर्ली इलेक्शन के हामी हैं, जबकि मियाँ शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब ये चाहते हैं कि वक्त पूरा किया जाए, इस्लाहात की जाए और फिर इलेक्शन किया जाए। हुकूमत के अहम अराकीन भी सर जोड़कर बैठ गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ ये फैसला करेंगे कि अब इस लॉन्ग मार्च का तोड़ कैसे करना है। जरदारी साहब की अहम शख्सियत से मुलाकात भी हुई है, तफसील से आज प्रोग्राम में हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। और आपको याद दिला दूं कि कराची की एक जमात है PSP, पाक सरजमीन पार्टी, उनके सरबरा हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। वो जब तहरीक अदम एतमाद आई थी तो उस वक्त तो वो ये बड़ा कह रहे थे, बड़ा दावा कर रहे थे कि ये सारे चोर एक साथ मिल गए हैं, और इमरान खान साहब को एक तरह से उन्होंने थोड़ा सा उनके हक़ में भी बात की, उनको सपोर्ट भी किया। लेकिन यकायक एक तब्दीली आई और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कराची में जलसा भी किया, जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा, जी खान साहब, आपने जो 2018 में कराची के लिए वादे किए थे उसमें से कोई एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। मुस्तफ़ा कमाल साहब अचानक कैसे इमरान खान साहब से मुखालिफ हो गए, आज हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। सर, पहला सवाल आपसे यही है कि इमरान खान ने 25 मार्च से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। मुतालबा उनका यह है कि इलेक्शन की तारीख दी जाए और असम्बलियाँ तहलील की जाएँ। मुस्तफ़ा कमाल साहब, क्या ये वक्त मुनासिब है लॉन्ग मार्च के लिए? बहरानी कैफियत है, मईशत के हालात बहुत ख़राब हैं, इन हालात में लॉन्ग मार्च का फ़ैसला क्या दुरुस्त है, और क्या इस फैसले से आप नहीं समझते कि मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है? थैंक यू वेरी मच। आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले अगर आप मुझे याद दें तो आपने जो इंट्रो दिया है उस पर मैं एक 30 सेकंड का कमेंट कर दूं कि आपने कहा अचानक यकायक मुस्तफ़ा कमाल जो उनके मुखालिफ हो गए, और उन्होंने जी बिल्कुल यकायक बिल्कुल नहीं है। इमरान खान साहब की जब तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही थी और MQM जो है वो अपने आप को बेच रही थी, हुकूमत में रहने के बावजूद उनका वज़ीर खुद सिटिंग वज़ीर जाकर जरदारी साहब से और शहबाज शरीफ साहब से जाकर मीटिंग कर रहा था, तो उस वक्त पाकिस्तान में कोई PTI के लिए बात नहीं कर रहा था। मैंने उस वक्त बात की कि अगर जो है वो इनका नेमुल बदल कराची में सिंध की अगर मैं बात करूँ कि जरदारी पीपल्स पार्टी और MQM है, तो भाई हमारी अखलाकी हिमायत इनके साथ है। लेकिन हुआ ये कि जब हुकूमत गई है उसके बाद इमरान खान साहब ने जो अपना बयानिया अपना है वो लेटर दिखाया है उन्होंने अमेरिका वाला, मैं नहीं मानता उसको, ये अजीब सी बात है। फिर उन्होंने जो इदारों और जजेस के ऊपर, जो फिर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, आर्मी चीफ के ऊपर, उनको जानवर कहना, उनको गद्दार कहना, मीर जाफर कहना, इसके ऊपर कैसे हिमायत कर सकते हैं? और फिर उसके बाद आकर टीवी पे वो अपनी 4 साल में वो ये कहते लोगों को कि भाई तुमने, हाँ मुझसे गलती हो गई है,
मुझसे मैंने बहुत सारे काम मुझे करने चाहिए थे, अब मैं नहीं कर सका, लेकिन मैंने ये 4 अच्छे काम किए हैं। उसके बजाय वो टीवी पे आकर ये फरमा रहे हैं कि फरागोगी बेकसूर है और फरागोगी को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस वजह से हमने जो है वो, और फिर यकीनन इस कराची में वो आए 2 दफ़ा जलसा करने आए, तो उस जलसे में उन्होंने एक नया राग दिया है, तो हमने उसको काउंटर किया उसी जलसे, उसी वेन्यू को, कि हम ये जलसा गाह सिर्फ खवातीन से भरेंगे। और हमने इमरान खान साहब को याद दिलाया कि आपने इसी ग्राउंड में खड़े होकर कराची वालों के लिए क्या क्या वादे किए थे, उसमें से एक बात भी पूरी नहीं हुई है। अच्छा, तो दूसरी बात, अब आपके सवाल पे आ जाते हैं। चले आप इस बात को कंप्लीट कर लें, फिर मैं सेपरेटली आपसे सवाल कर लेता हूँ। आप बात कंप्लीट कर लें। नहीं, आपसे सवाल पे आ जाते हैं जो आपने सवाल किया। पहला उसका जवाब ये कि देखें, ये तो ऑलरेडी अनारकी में मुल्क है। ये तो इमरान खान साहब की जो अभी कॉल है, वो इसको डेफिनेटली इसको किसी कंक्लूजन पे लेकर जाएगी। मुल्क तो ऑलरेडी अनारकी में है, और जो पेट्रोल की सब्सिडीज दी गई हैं जाने से पहले, अदम एतमाद आने के बाद पेट्रोल की सब्सिडी दी गई, फिर उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाया गया, और कुछ जो फैसले किए गए, मैं समझता हूँ पीटीआई की हुकूमत को जब अंदाज़ा हो गया कि वो जाने वाले हैं, उनकी हुकूमत ख़त्म होने वाली है, तो उन्होंने वही किरदार अदा किया इस मुल्क के साथ कि कोई जब बाहर मुल्क की जब 2 फौजें लड़ रही होती है ना किसी मुल्क में, और जब कोई दुश्मन की फौज उस मुल्क से वापस जा रही होती है, तो वो बारूदी सुरंगें बिछा कर जाती है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन पे इकोनॉमिक बारूदी सुरंगें बिछाई, ताकि आने वाली हुकूमतें जो है वो हमेशा परेशान रहें। मैं नहीं समझता कि ये स्पिरिट है, ये कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, या कोई नेशनल इंटरेस्ट में सब कुछ हुआ है। और चीज़ें, मुझे अफसोस है इमरान खान साहब के इस तमाम एटीट्यूड से कि उनको मुल्क कौम का किससे ज़्यादा जो है अपने इख्तिदार की तमाम चीज़ों का मंबा जो है उनका इख्तिदार है, और विच इज़ वेरी सैड। ठीक है। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, पहले खान साहब ये कहा करते थे कि न्यूट्रल जानवर होता है, फिर ये भी उन्होंने कहा कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। अब वो ये कह रहे हैं, आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फ़ौज को ये कहा कि न्यूट्रल रहने का फ़ैसला आपने किया है तो आपने न्यूट्रल ही रहना है। क्या वो न्यूट्रलिटी इसलिए मांग रहे हैं कि उन्होंने मार्च करना है, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली जाए? ऑब्वियसली अगर बज़ोर ताकत मार्च रोकने का हुकूमत फ़ैसला करती है तो वो तो फिर इदारों के ज़रिए ही ऐसा करेगी ना। क्या वो न्यूट्रलिटी इसलिए चाह रहे हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल अब वाज़े हो गया कि इमरान खान साहब के लिए कोई वाकई नया पाकिस्तान बनाना पड़ेगा, जहाँ पर चीफ जस्टिस सिर्फ उनके हक़ में फ़ैसला करे, जहाँ पर आर्मी चीफ सिर्फ उनकी मदद करे, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन सिर्फ उनके लिए उनके हक़ में फ़ैसले करे, जहाँ पर जो है वो ऑपोजिशन कोई भी नहीं हो, जहाँ पर कोई एक आदमी उनकी पार्टी के अलावा कोई और वोट डालने वाला ना हो। अगर कोई हुकूमत कोई न्यूट्रल रहेगा उसको जानवर कहेंगे, जज अगर कोई उनके हक़ में फ़ैसला नहीं देगा तो वो अमेरिकन एजेंट कहलाएगा, जो अगर उसकी पार्टी के ख़िलाफ़ कोई आदमी होगा कोई दूसरी पार्टी वाला तो वो सारे चोर गद्दार होंगे। तो ये तो ये जो खान साहब ने जो एक ट्रेंड सेट कर दिया है, जो एक अपनी पिच कर दी है बात, और लोगों को जिस बात पे कि भी उनके अलावा जो भी जिस रास्ते पे है तहरीक इंसाफ के अलावा सब अमर बिल मारूफ के खिलाफ हैं, सब जो है वो दोज़ख के रास्ते पर हैं, जहन्नम के रास्ते पर हैं, सब चोर हैं, डाकू हैं। यही इमरान खान साहब जिनको आज वो चोर कहते हैं जरदारी साहब को, इसी जरदारी साहब के सेनेट के इलेक्शन के मौके पर सेनेट के चेयरमैन को मुंतखब करने के लिए जब इसी जरदारी साहब से 12 सेनेटर के वोट लेकर अपने सेनेट के चेयरमैन को मुंतखब कराते हैं, तो वो कोई जरदारी उस वक्त उनके वोट हलाल हो जाते हैं सारे। और जब यही जरदारी जो है वो मिलकर नवाज शरीफ के साथ जो है उनको बाहर निकालते हैं, तो वो फिर उनका मैंडेट हराम हो जाता है। तो खान साहब के लिए ये वाला पाकिस्तान तो नया बनाना पड़ेगा। इस पाकिस्तान में तो आप ये कह रहे हैं कि खान साहब के लिए अगर नया पाकिस्तान बनाना पड़ेगा मुस्तफा कमाल साहब, लेकिन जो आपने अमर बिल मारूफ की भी बात की, तो खान साहब तो ये कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील होनी चाहिए, इलेक्शन कॉल होने चाहिए, लेकिन जहाँ उनकी हुकूमत है वहाँ से वो इस्तीफ़े नहीं दे रहे। अरकान असम्बली तनख्वाहें भी ले रहे हैं, जो उनके साथ हैं वो अमर बिल मारूफ, और घर गाड़ियाँ भी वापस वो नहीं कर रहे। फवाद चौधरी तो ये तक कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत को ये चीज़ें वापस ही नहीं कर सकते। और हद तो ये है ना मुस्तफा कमाल साहब कि कराची में NA 240 का इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं, तो ये रवैया क्या है सर? मैंने अर्ज किया कि यहाँ पर अगर कोई वोट ना दे PTI को तो कहते हैं कि इसके ऊपर तो इससे अच्छा तो एटम बम गिरा दिया जाए, कोई उनके अलावा कोई और हुकूमत हो तो पाकिस्तान पे जो न्यूक्लियर अटैक कर दिया जाए, मतलब लोग मार दिए जाएं।
अगर कोई जो है वो असेंबली में उनके अलावा कोई और है तो वो अमर बिल मारूफ पर नहीं है। जज अगर उनके हक में फैसला नहीं दे रहा, अमेरिकन एजेंट है। आर्मी अगर उनके साथ खड़ी नहीं है तो जानवर है, और जो है वो मुल्क के गद्दार है, और वो रियासत मदीना के साथ नहीं है, और वो मीर जाफ़र मीर सादिक हैं। तो ये मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि भाई ये वाला पाकिस्तान, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि मुझे ये बिल्कुल अब यकीन हो चला है कि खान साहब को, इमरान खान साहब के जहन में कहीं ये बात बिल्कुल ईमान के आखिरी, जैसे कहते हैं हद दर्जा ऊंचाई तक ये बात बैठी हुई कि उनका पाकिस्तानी कौम में पैदा हो जाना इस कौम पर बहुत बड़ा एहसान है, और उनका ब्लड जो है वो आम पाकिस्तानियों से कोई अलग है। उनको हर चीज़ की आज़ादी है, हर चीज़ की छूट है। वो जब जिस वक्त जिस चीज़ की जैसे तशरीह करना चाहें वैसी ही तशरीह उस वक्त आपको माननी है। अगर आप कारकर्दगी की बात नहीं करें, आप उनको वादे की बात नहीं करें, आप उनको पुरानी उनकी बातें याद ना दिलाएं, आज के दिन वो जो कह रहे हैं आपने आज माननी, आज के अगले दिन कल आने वाले कल में आज की हुई बात के बिल्कुल ऑपोजिट बात करें, आप पर यह हक नहीं कि आप उनको सवाल करें। आपने उनकी वो कल वाली बात भी माननी है। तो मैं समझता हूं कि लोगों को अल्लाह ताला जो है वो ताकत देकर और जो रुतबे देकर भी उनका ज़र्फ आजमाता है, और अल्लाह ताला ताकत छीन कर, रुतबे छीन कर उसका सब्र आजमाता है। मैं समझता हूँ बहुत बदकिस्मती के साथ कि खान साहब इन दोनों इम्तिहानात में फ़ेल हो गए। ठीक है। अच्छा, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला कुरान में भी हमसे फरमा रहा है, जिस तरह आपने भी अभी जिक्र किया। लेकिन इमरान खान साहब हमेशा से रियासत मदीना की बात करते हैं सर, वो कहते हैं कि फ़लाही रियासती मुमलिकत बनाऊँगा मैं पाकिस्तान को, ये मेरा ख्वाब है। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब जिस तरह से वो बात करते हैं, जलसों में तनकीद का निशाना बनाते हैं ख़वातीन को, मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में अभी उन्होंने कमेंट दिया, क्या रियासत मदीना में ख़वातीन के साथ यही सलूक होता है सर? रियासत मदीना किरदार का नाम था। रियासत मदीना किसी ज़मीन के ख़ित्ते का नाम नहीं था। रियासत मदीना उस किरदार का नाम था जो पत्थर खाकर लहू लहान होकर, और ये ऑप्शन होने के बावजूद कि फ़रिश्ता मौजूद है अल्लाह ताला की तरफ से और कह रहा है कि आप इन पत्थर मारने वालों के लिए हुक्म करें, हम दोनों पहाड़ों के दरमियान में इनको पीस देते हैं। और वो पत्थर खाने वाली हस्ती आक़ा दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लहान होने के बावजूद उनके लिए हाथ उठाकर उनकी फ़लाह के लिए, उनके लिए रहम के लिए दुआ कर रहे हैं, उनकी फ़लाह के लिए दुआ कर रहे हैं। रियासत मदीना उस किरदार का नाम है कि अपने रास्ते में कांटे बिछाने वाली को नहीं पाकर उसकी खैरियत मालूम करने जाया जाता है। रियासत मदीना उस किरदार का नाम है कि फ़तह मक्का के बाद, फ़तह हासिल करने के बाद दुश्मनों से सुलह कर ली जाए। रियासत मदीना किसी ज़मीन के ख़ित्ते का नाम नहीं है। यहाँ जो बात की जा रही है, यहाँ जो अमल अपनाया जा रहा है कि एक डीजी नैब, 2 नंबर डीजी नैब जिसकी वीडियो बनवाकर उसको अपने दोस्त के चैनल पर लीक करवाकर उस वीडियो को दिखाकर 3.5 सालों तक उस डीजी नैब से, अपने चेयरमैन नैब से अपने मर्जी के फैसले लिए जाते हैं, अपने जिसको चाहते हैं बंद कराते हैं, जिसको चाहते हैं छुड़वाते हैं, और उसको और इस काम को दिखाकर जो है वो आप रियासत मदीना की बात कर रहे हैं। मैं ये बिल्कुल तजाद, मैं हैरान हूँ पाकिस्तान के उल्मा पर, और मैं समझता हूँ रियासत मदीना दूसरी बन नहीं सकती, इसलिए कि रियासत मदीना उस हस्ती से जुड़ी हुई है जिसका नाम आक़ा दो जहां, जिनका नाम आक़ा दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस किरदार को कहाँ से लाएंगे जिसकी वजह से रियासत मदीना था? रियासत मदीना दुनिया में दूसरी बन नहीं सकती। उन हस्ती के साथ वो चीज़ जुड़ी हुई थी, उस किरदार की हस्ती, उस किरदार का इंसान ना तो कोई पैदा हुआ था, ना है, ना होगा। खातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रियासत मदीना थी, उनका किरदार रियासत मदीना था। कैसी बात करते हैं कि आप, ये जो आपके अमाल हैं, आपको मतलब मैं समझता हूँ कि अल्लाह की मार पड़ेगी हम जिस तरह से दीन को, अल्लाह के रसूल को, अल्लाह की किताब को अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी चीप पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सारी बादशाहत मिलने के बावजूद भी अल्लाह की मार पड़ेगी जिस तरह से कर रहे हैं ये। चलें, अच्छा ये बताएं अब चूंकि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, दूसरी तरफ 11 जमातें हैं, PDM का इत्तेहाद है, हुकूमत को इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? क्या हुकूमत को ये उनको आज़ादी देनी चाहिए कि वो इस्लामाबाद में आसानी के साथ आ सकें, वहाँ पर बैठें? 126 दिन का पहले भी वो धरना कर चुके हैं,
या दूसरी तरफ जिस तरह कहा जा रहा है कि खूनी लॉन्ग मार्च होगा, इसको रोकने की कोशिश की जानी चाहिए हुकूमत की जानिब से? आप क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए सूरत हाल में हुकूमत को? जो आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन पीटीआई की गवर्नमेंट करके गई है और उसके बाद वो ये वाला नैरेटिव पेश कर रही है कि भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी इस 4 हफ्तों में खराब हुई है, वो तो बहुत। मैं अगर इस हुकूमत की जगह होता ना, मैं इमरान खान साहब से माफ़ी मांग कर कहता जी हमसे बड़ी गलती हो गई है, आप ये लॉन्ग मार्च ना करें, हमसे बड़ी आइए और आपको दोबारा हम जो है वजीर आजम, इनको ये वजीर आजम की सीट दे देनी चाहिए, बोले आ जाए इसी सब्सिडी के साथ ये मुल्क चला लें। जाकर IMF से जो है ये मुल्क जो है वो प्रैक्टिकली फाइनेंशियली जो है वो कोलैप्स कर गया, फाइनेंशियली कोलैप्स कर गया। आपके पास आप जो है वो जो आपकी कंडीशन है भाई, फेडरल गवर्नमेंट तो मैनेजेबल रही नहीं है। जो भी वफाक में आएगा वो आज की इस इक्वेशन पे तो हुकूमत चला ही नहीं सकता। सूबों के जो है वो सूबों को आप पैसे दे देते हैं जो 18वीं तरमीम के बाद, ना उनको लाइबिलिटी देनी है, ना उनको फौज को पैसे देने हैं, ना उनको कर्ज का इंटरेस्ट देना है। वो मजे से जो है वो अपनी हुकूमत चलाते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं सारे। भाई फेडरल गवर्नमेंट तो चलाना वायबल ही नहीं है, उसके ऊपर ये 4 साल की नाअहल हुकूमत। तो मैं तो इनकी जगह होता तो आप यकीन करें, इनको कहता भाई मुझसे बड़ी गलती हो गई है, आइए आप एहतजाज करने की जरूरत नहीं, ये लीजिए हुकूमत लीजिए और संभालिए और चलाइए। इनको दे देना चाहिए इनको हुकूमत। आज जो फाइनेंस और जो ये करके गए हैं 4 सालों तक, ये तो अजीब लोग हैं हमारे यहाँ डेफिनेटली। भाई देखें ये हुकूमत में कौन लोग हैं, आप इसको अच्छा कहें बुरा कहें, मैं पंजाब में हुआ होगा काम साहब, मैं तो सिंध की बात करता हूँ। सिंध में 13 सालों से जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। MQM जो है वो 40 सालों से इक़्तिदार में, हर इक़्तिदार का हिस्सा रही है। आज यहाँ पर हमें शहर में अरबों रुपए का पानी अपनी लाइनों से चोरी हुआ वो पानी हम खरीद कर पीते हैं। ठीक है, कचरा कोई उठाता नहीं। यहाँ पर MQM एक हुकूमत छोड़ती है दूसरी हुकूमत में जाती है। सियासी जो है वो इन्होंने व्यापार बना रखा है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये सूबे की बात करते थे, आज उसी पीपल्स पार्टी से एग्रीमेंट है, हर हफ्ते अपना स्टांस चेंज कमाल साहब आप कह रहे हैं कि इख्तिदार में MQM होती है और हर दफा इख्तिदार में होती है, तो ब्रेक मुझे एक लेनी है और ब्रेक के बाद हम आपसे येंगे कि MQM इख्तिदार में क्यों हर बार होती है। अजने एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू का सिलसिला मुस्तफा कमाल साहब से जारी रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। PSP के सरबराह सैयद मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफा कमाल साहब, कराची से जुड़ी, सिंध से जुड़ी सियासत के ऊपर, लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर इस सेगमेंट में आपसे बात करना चाहूँगा। आप हमेशा से MQM के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि MQM हमेशा से इख्तिदार में रही है, तो मुस्तफा कमाल साहब बात तो ये है ना कि बग़ैर इख्तिदार में आए लोगों की खिदमत कैसे की जा सकती है? सियासी पार्टी तो इख्तिदार में आने के लिए इलेक्शन लड़ती है ना, इसको तो स्मार्ट पॉलिटिक्स कहा जा सकता है MQM की, कि वो इख्तिदार में आती है और फिर लोगों की खिदमत, जिन्होंने उनको वोट दिया उनकी खिदमत करने की कोशिश करती है, तो फिर उनके ऊपर तनकीद क्यों करते हैं आप? इसलिए कि अगर वो खिदमत कर रहे होते तो हम बिल्कुल तनकीद नहीं करते, उनके साथ खड़े होते। 40 सालों से वो इख्तिदार में हैं। एक मुस्तफ़ा कमाल के कामों के अलावा MQM के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि वजारत लेने से, IT मिनिस्ट्री लेने से, पोर्ट एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री लेने से या गवर्नर बन जाने से, 14 साल पहले भी गवर्नर रह के जा चुका है इनका MQM का, तो उसने सिंध को और अपने वोटरों को क्या फ़ायदा दे दिया 40 लेकिन साल मुस्तफा कमाल साहब, जो आप ये बात कर रहे हैं, उस वक्त तो पूरी पार्टी आपके पीछे खड़ी हुई थी ना, तो ये क्या आपके अकेले का सेगमेंट है? पूरी पार्टी तो आपको सपोर्ट कर रही थी उस वक्त जिस वक्त आपने कामयाबी हासिल की। मैं जवाब दे जी। तो मैं जवाब तो जो इनके बात वाले जो तो वही पार्टी क्या हैदराबाद के मेयर के साथ नहीं खड़ी थी क्या? उसके खिलाफ थी क्या? तो हैदराबाद के मेयर का नाम मेरे बाद क्यों नहीं आता तरक्की में? और उसके बाद जो है वो वही पार्टी गवर्नर के साथ नहीं खड़ी थी, वही पार्टी 40 सालों से अपने वजीरों के साथ नहीं खड़ी थी। किसी एक वजीर का नाम बताइए, काम बताइए। या वही पार्टी अभी रिसेंटली 1 साल पहले जो मेयर था इनका, वो पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी थी, तो काम बताइए। नहीं, ये बात नहीं है, किरदार की बात है। वो तो कहते हैं कि मुझे फंड्स ही नहीं मिले, मैं क्या करूं, मैं काम ही नहीं कर सकता। मेयर साहब तो ये कहते रहे। नहीं, मैंने तो आपको बहुत सारी लंबी बात बताई, लंबी नाम ले ली ना पूरे, और आप और भी नाम ले लेता हूँ, आप नहीं बता सकते मुझे। वो अगर ये कहते हैं कि उनको फंड नहीं मिले तो वो यहाँ पर रिज़ाइन करते चले जाते। दिन में सियासी पार्टी, रात में कोकेन पार्टी करने के फंड थे 4 सालों तक। और अभी आज जो है वो 7 सीटें आपकी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई थी कि आपके दरवाजे पे जरदारी साहब, बिलावल साहब, फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब और जाने कौन कौन आपके पास आकर बैठ गया।
आपने पूरी कौम का सौदा जो है वो सिर्फ ये सिर्फ दो वजारतें लेकर आपने की। आपको आईनी तरमीम करवाना चाहिए था जिससे जो है वो कराची की पूरे पाकिस्तान की गली कूचों में इख्तियारात और वसाइल वज़ीर आला हाउस से निकल कर जो है वो नीचे आ जाते। आपको इख्तियारात वसाइल जिस इख्तियारात की आप बात करें, इनका मेयर रोता था, वो इख्तियारात लेने थे ना, आईनी तरमीम करा लेते। NFC अवार्ड की जगह PFC NFC अवार्ड से पैसा लेता है वज़ीर आला, PFC प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं देता। PFC अवार्ड जो आइन में लिखवा लेते, कहते हैं भाई सुबह असेंबली खोलो, हमारी 7 सीट से तुम्हारी हुकूमत बन रही है। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब, इस गवर्नमेंट के साथ अगर कोई मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का और वो फिर कोई तरमीम कराने में कामयाब हो जाती है, ये एक्ट रोल बैक हो जाता है, तो फिर आप कहाँ खड़े हैं सर? नहीं, एक्ट क्या चीज है? एक्ट तो जो है वो एक जो है वो नोटिफिकेशन की मार है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। मैं आपको आइन की बात कर रहा हूं, आइनी तरमीम की बात कर रहा हूं, एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। और कौन से एक्ट अभी पास हो रहे हैं आप मुझे बताइए। नहीं, हम कहां खड़े? अगर लोगों का भला हो रहा होगा तो मैं वो इंसान थोड़ी हूं कि मैं कहूंगा नहीं जी भला हो तो मेरे ही हाथ से हो, वरना जो है वो हम उसको नहीं मारते, बम गिरा देना चाहिए। अरे भाई भला हो यार, हमारी सियासत खत्म करो, आप लोगों की खिदमत करो। हमारे किसी किताब में लिखा हुआ है कि मुस्तफा कमाल ने सियासत, भाई आज जो है वो लोग अच्छा काम करने वाले बन जाएं शहर में, हम सियासत खत्म करेंगे? ये मेरी रोजी रोटी थोड़ी है। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं इस वाली बात पे। आपने पूछा कि ये हुकूमत में क्यों रहते हैं? अपनी करप्शन को सेफ गार्ड करने के लिए, मजीद करप्शन के लिए और मजीद करप्शन के लिए। अपनी GITs जो इनकी बनी हुई हैं, या तो जेल जाएंगे हुकूमत में नहीं होंगे, या इनको मुल्क छोड़कर बाहर भागना पड़ेगा। इनका ये बिजनेस है, इनकी ये रोजी रोटी है, ये बाजारी पार्टी है, बार बार बेचती है मौजरों को। और ये आज से 4 हफ्ते पहले ये वो अच्छा इमरान खान नारे लगा रहे थे, सही, आज से 4 हफ्ते पहले नारे लगा रहे थे जरदारी साहब के खिलाफ। सुनिए एक सेकंड मेरी बात। आज से 4 हफ्ते पहले इसी CM हाउस के बाहर खड़े होकर खालिद मकबूल तकरीर कर रहे थे कि हमारी औरतों को उठाकर ले गए, हमारे बंदे को मार दिया, हम सूबा बनाएंगे। तो सारे मुतालबत पूरे हो गए इनके। जरदारी साहब से मुलाकात, सूबा अब बना रहे हैं सूबा। अब जब फिर लात पड़ेगी तो फिर मुहाजिरों को आकर कहेंगे मुहाजिर सूबा बनाएंगे। लेकिन जरदारी साहब ने ये तो कहा है ना मुस्तफा कमाल साहब, जरदारी साहब ने ये तो कहा है कि मैं वादों का पास रखता हूं, जो वादे मैंने किए हैं वो मैं पूरे करूंगा। खैर ये बात तो हो गई, लेकिन इमरान खान साहब के बयानिए के मुखालिफत में ये गए हैं। सर बिल्कुल ठीक है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इमरान खान के बयानिए के बिल्कुल मुखालिफ गई है। आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में कराची में भी हमने देखा कि PTI ने एक बहुत बड़ा जलसा किया, बहुत बड़ी तादाद उन्होंने यहाँ पर गैदर की। आप समझते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अगर उनके रहनुमाओं से बात की जाए, वो तो कहते हैं कि इस दफ़ा हम क्लीन स्वीप करेंगे, चूँकि RTS पिछली दफ़ा बिठा दिया गया था तो हमारी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छीन ली थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि कराची से वो क्लीन स्वीप करेगी। आप अपनी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं, और क्या MQM को इस दफ़ा वोट पड़ेगा? इमरान खान के बयानिए के खिलाफ जो उन्होंने वोट दिया है, वो उसके खिलाफ जो गए हैं, इसके हवाले से कराची के अवाम क्या फैसला करेंगे सर? RTS सिस्टम खराब होने की वजह से MQM को 4 सीटें मिल गई, वरना 4 सीटें भी नहीं मिलती उनको। और इस कराची से, और 9:16 25 जुलाई 2018 आप TV खोलकर उसके रिकॉर्ड निकालकर देखें, कराची के 2 रिजल्ट चल रहे थे। दोनों रिजल्ट्स में पाक से जमीन पार्टी, सिर्फ मैं आपको एक मिसाल दूं, 21 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट आया अरशद वोरा का 25 जुलाई 9:16, 326 पोलिंग स्टेशन थे अरशद वोरा के, NA 254। 21 पोलिंग स्टेशनों में अरशद वोरा के 8,222 वोट, और 305 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट अभी नहीं आया था। RTS सिस्टम खराब हो गया। 3 दिन के बाद जब रिजल्ट आया तो 305 पोलिंग स्टेशनों पे 700 वोट, 700 सिर्फ, और 21 पोलिंग स्टेशनों पे 8,222 वोट। तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब ये लिया जाए कि RTS सिस्टम की खराबी की वजह से आपको भी सीटें नहीं मिल सकी, चूंकि मुत्तहिदा ने तो चले RTS सिस्टम की खराबी की वजह से 4 सीटें तो निकाल ली, लेकिन आप तो एक काउंसलर भी मुंतखब नहीं करा पाए मुस्तफा कमाल साहब जी। इसी वजह से हमें सीटें नहीं मिली, इसी वजह से कराची के लोग गटर मेला पानी पी रहे हैं, इसी की वजह से कराची के लोग जो है वो खड्डे में जिंदगी गुजार रहे हैं, नालों का पानी उनके घरों पे आता है। इसी वजह से कराची के लोग कचरे कुंडी पे जिंदगी बसर करें। कराची कचरा, अगर हमें सीटें मिल जाती हैं, ये ताना हमारे लिए नहीं है, ये ताना उन लोगों के लिए जो वजीर आजम बने शहर से, जो गवर्नर बने, जो सदर बने, जो MNA बने, जो वजीर बने।
अगर भाई मुस्तफा कमाल का क्या गया, मुस्तफा कमाल को तो अगर सीटें मिलती, अगर हमसे नहीं छीनी जाती, तो मुस्तफा कमाल वो है जो जब कराची सोता है था रात में, जब जिम्मेदारी है, तो मुस्तफा कमाल रातों को जाग कर इस शहर को बनाता था और हराम नहीं कमाता था इन लोगों की तरह। तो मेरा नुकसान नहीं है, मुझे कोई ताने ना दे सीटें नहीं मिली। सीटें नहीं मिलने की, ना मिलने की वजह से तो कराची के लोग आज गटर मेला पानी पी रहे हैं और कराची के लोग आज जो अपना ही पानी खरीद कर पी रहे हैं। मुस्तफा कमाल के पास सीटें हो ना, मैं देखता हूं कौन कराची का पानी बेचता है वक्त बिल्कुल कम रह गया, वक्त बिल्कुल कम रह गया। मुख्तसरन मुझे ये बता दें कि अब 2000 अब अगर फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाते हैं, अगले साल इलेक्शन होते हैं, तो फिर आपने क्या तैयारी कर रखी है? कितना एक्सपेक्टेड है आपको कि कराची वालों की खिदमत आप कर सकेंगे? कितनी सीटें हासिल कर पाएंगे? मुख्तसरन बता दें। आपने इस तैयारियों के लिहाज से कहते, आपने पीटीआई के जलसे का जिक्र किया, आपने उसी ग्राउंड पे हमारे खवातीन के जलसे का जिक्र नहीं किया। सर मैंने शुरू में जलसे का जिक्र किया जिसके बाद आप नाराज हो गए थे। आपने कहा कि यकायक मैंने कोई तब्दीली नहीं, मैंने तो शुरू में आपका जिक्र किया जलसे का। सर अच्छा चले नहीं, मैं नाराज बिल्कुल नहीं हो रहा। आप हर बात कर सकते हैं, कह सकते हैं, बिल्कुल नाराज नहीं हो रहा। हमने जो तैयारी की आप बात कर रहे हैं, आज के इस दौर में मेरे पास कोई एटीएम मशीन नहीं है, कोई सरकार नहीं रही, लेकिन हम उस ग्राउंड पे जहां पर पीटीआई ने सारे रिसोर्सेज जमा करके जिस ग्राउंड में जलसा किया, हमने उस ग्राउंड को सिर्फ खवातीन से भरा है। कोई मैं चैलेंज करता हूं, कोई पाकिस्तान की पार्टी आज सिर्फ औरतों का जलसा इस बाग जिना में करने का सोच भी नहीं सकते। हमने करके दिखाया, ये है हमारी स्ट्रेंथ, ये है लोगों का। सर एमक्यूएम ने माजी में जलसा किया है, यहाँ पे बहुत बड़ा जलसा किया है। मुझे बता दें 14 सीटें ले पाएंगे पीटीआई को, यहाँ से पीटीआई को शिकस्त दे पाएंगे, एमक्यूएम को शिकस्त दे पाएंगे, पीपल्स पार्टी को शिकस्त दे पाएंगे आप आने वाले इलेक्शन? देखिए कराची का जो हाल है, कराची का जो हाल है और जो पार्टियां जीत कर आई थी उनसे लोग मायूस हैं, और हमारी ही काम की लेगेसी जो है वो आज लोगों को याद है। और कराची ने फैसला दिया है कि अब हम धोखा नहीं खाएंगे और इंशाल्लाह ताला ये पीएसपी कराची बनाएगी और हम इंशाल्लाह ताला पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। आखिरी सवाल आपसे, आपने कहा कि हम आपको सरप्राइज देंगे, कराची वाले इस दफा धोखा नहीं खाएंगे, लेकिन सर आपने पार्टी बनाई, आपका मौक़िफ़ यह है कि कराची के मसाइल का हल आपके पास है, लोग आपसे जुड़े भी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आपकी जमात के 3 रहनुमा आपको छोड़कर चले गए, गो के वो गैर फ़ाल थे। आपने ये कहा था मुस्तफा कमाल साहब कि मेरी पार्टी से जो भी जाएगा उसे मैं फेयरवेल दूंगा, क्या इन लोगों को फेयरवेल देंगे आप? जी वो 4 साल पहले चले गए, हमें जब 2018 के इलेक्शन हारे हैं ना, उसके 24 घंटे के बाद वो चले गए हमारे पास से। अगर वो हमें बताकर बोलकर जाते कि हम जा रहे हैं, और आज भी अगर वो बताकर बोलकर जाएं तो बिल्कुल उनके लिए फेयरवेल जो है वो बिल्कुल दे सकते हैं और देंगे फेयरवेल, लेकिन जो है वो उन्होंने हमें बताया नहीं है। और वो आज नहीं गया, आज तो उन्होंने जो है वो डेफिनेटली जो भी है सारा मैं उसको कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन 2018 के इलेक्शन जब हम हारे हैं, आज है 2022, 4 साल पहले, तो उसके 24 घंटे के अंदर वो जो जिन लोगों को जो है देखा कि अब ये जीत नहीं सकते ये या जीते नहीं हैं और आगे जो है वो इनको टफ टाइम है इनके लिए, तो वो हमें छोड़कर चले गए थे उसी वक्त। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाक सरबरा, और हमसे वो कह रहे थे कि इस दफ़ा कराची के अवाम धोखा नहीं खाएंगे, कराची के तमाम तर मसाइल का हल हमारे पास है। बड़ी तफसील से हमने उनसे गुफ्तगू की। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। आप प्रोग्राम देखते रहिए। तो प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है और इसमें हम इमरान खान ने जो धरने की कॉल दी है इससे मुताल्लिक़ बात करेंगे। खुर्रम शेर ज़मान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक़, वो भी हमारा साथ देंगे। तो खुर्रम शेर ज़मान साहब, आप ये बताइएगा कि दो मुतालबात लिए आप लोग लॉन्ग मार्च शुरू करने के लिए जा रहे हैं। पहला मुतालबा आपका ये कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शन की डेट दी जाए और असम्बली को डिज़ोल्व किया जाए। सर क्या आप अपने ये मुतालबात इस लॉन्ग मार्च से हासिल कर पाएंगे? चूँकि 126 दिन का धरना जब आपने दिया था उस वक्त हमने ये देखा था कि जो नताइज आप चाह रहे थे तो उस वक्त तो आपको वो नताइज नहीं मिले। कितने दिन में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपने नताइज हासिल कर पाएंगे? अब ये तो देखें कि हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है कि हुकूमत क्या चाहती है। हुकूमत चाहती है कि यहाँ पे कोई लंबा तमाशा लगा रहे, लोग बाहर रहें, लेकिन देखें अब ना ये पहले वाले धरने में और अभी के धरने में बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा। इस वक्त आप ये देखें कि पाकिस्तान की जितनी भी पूरी कौम है वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। पूरे पाकिस्तान भर के अंदर आपने जितने भी जलसे देखे, चाहे वो मुल्तान हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो गुजरांवाला हो, चाहे वो केपी में हुआ हो, पूरे पाकिस्तान में हर जलसे में लाखों की तादाद में लोग थे।
तो क्या आप इस बात पे यकीन नहीं कर सकते कि 20 लाख से ज्यादा लोग जब इस्लामाबाद में आ जाएंगे तो क्या हालात होंगे? लेकिन ये तो सिर्फ वो लोग होंगे जो इस्लामाबाद में आएंगे, उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जो लोग नहीं पहुंच सकेंगे वो भी सड़कों के ऊपर होंगे। तो क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? ऐसी श्योरिटी आप कैसे दे सकते हैं कि जलसे में लोग जो हैं वो आपके लॉन्ग मार्च में भी शामिल होंगे? कराची के अंदर भी देखे हैं, हमने बाकी शहरों में भी देखे। नहीं, जाहिर है कि जो जलसे आपने बाकी सारे शहरों में देखे वो गली मोहल्लों से तो लोग निकल कर नहीं आए ना, कि पूरा पूरा शहर है। जैसे कि कराची का जलसा हमने जब देखा था तो वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा जलसा जो हुआ है वो कराची का जलसा था। सो पूरे कराची से शहर से लोग निकल कर आए थे। इसी तरीके से देखें कि ये कोई छोटा मजाक नहीं है, ये तो इस वक्त इनकलाब आ चुका है पाकिस्तान के अंदर इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ, जो एक इम्पोर्ट हो गई यूएस रिजीम चेंज के जरिए पाकिस्तान में आई है, जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं थी, जिसने 12 वोट कहीं से पकड़े, कहीं से 25 खरीदे, किसी जमीर फरोश को खरीदा। ये तो एक बाजार लगा हुआ था ना। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो पंजाब का एग्जाम्पल हुआ है जिसमें अदालतों ने अपने अहकाम दिए, इन 25 लेकिन अदम एतमाद के वजह से ही आप लोग गए ना, तो कौन सा गैर आईनी काम किया है सर इस हुकूमत ने? आपको अदम एतमाद के जरिए घर भेजा, एक चीज। दूसरा ये भी बताएं कि लास्ट टाइम भी तो आप यही मुतालबा करते थे ना कि हुकूमत घर जाए। हमने देखा कि 126 दिन आप वहां पर बैठे रहे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 126 दिन में आप हुकूमत को घर नहीं भेज पाए। तो इस दफा आप इतने पुरुम्मीद कैसे हैं कि हुकूमत आपके मुतालबात इतनी आसानी से मान लेगी? अच्छा, आपने मुझसे ये सवाल किया कि किन वजूहात के बिना पे हम ये कह रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको अंदाजा नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर कितने का, शायद आपने अखबार नहीं पड़ी होगी, या शायद घर के 202 रुपए का डॉलर है जो 188 रुपए का आप छोड़ के गए थे, वो 202 रुपए पे पहुंच गया। और अपोजिशन यही, हुकूमत यही कहती है कि 3.5 साल की वजह से ये हुआ है। नहीं, 124 रुपए का डॉलर आप लोग 189 का करके चले गए। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि 172 नहीं सर, कहने को तो आप 150 भी कह सकते हैं सर, लेकिन फिगर आप देखें ना सर 189। सर वो आप मेरे ऊपर बात कर रहे हैं तो मुझे तो पूरा राइट है ना कि मैं भी आपको जवाब दूं। आपने शायद फैसला किया है कि आपने फैसला किया है कि आपके चैनल ने पीटीआई वाले का जवाब नहीं लेना, तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं कि ये मौजूदा जो आपकी इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसको इंशाल्लाह ताला हम रवाना करके छोड़ेंगे। सुने आप मेरी बात, उनको रवाना करके छोड़ेंगे। और ये इस वक्त फैसला कौम ने करना है। अब तो मेरे ख्याल से इमरान खान के हाथ से भी बात बहुत आगे निकल चुकी है। ये इनकलाब आ चुका है पाकिस्तान के अंदर। ये वो मामला नहीं रहे जो किसी जमाने में होते थे। ये भुट्टो साहब वाला दौर नहीं है जिस तरीके से भुट्टो साहब को फांसी दे दी थी और बैठकर सब तमाशा देख रहे थे। यहाँ इस बात के गवाह रहिएगा खुर्रम जमान साहब, आपका मौक़िफ़ पूरा मैंने सुना है, पूरा आपको टाइम दिया है, आपका मौक़िफ़ आ गया सर। मैं तैमूर तालपुर साहब से ही पूछूं ना सर, ठीक है, ये पूरा पाकिस्तान बाहर निकला हुआ होगा। चलें तैमूर तालपुर साहब, आप मुझे ये बताएं कि क्या वाकई इनकलाब आ गया है, पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो कह रहे हैं कि जी पूरा पाकिस्तान हम बाहर निकाल देंगे। सिंध में आपकी हुकूमत है, सिंध से यहाँ पर काफिले जाएंगे। क्या फैसला हुआ है सर? इत्तेहादी आपकी गवर्नमेंट है, क्या रोकेंगे इनको या फिर जाने देंगे इन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हो गए बुखलाहट का शिकार और ये क्राई बेबीज बन गए हैं। इनको अभी तक समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ हुआ क्या है और इनको आई कहां से और लगी कैसे है। हमने जो किया है जमहूरी तरीके से किया है और ये भी जो भी चाहे जमहूरी तरीके से कर सकते हैं। हम इनको वेलकम करते हैं। आप जलसा करें, जुलूस करें, जहां दिल करे जाएं, पूरा पाकिस्तान हाजिर है। बल्कि हम इनको फैसिलिटेट कराएंगे। हम अपने डीसीज और एसपीज को कहेंगे कि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। जहां तक ये डेमोक्रेटिक तरीके से अपना जो भी मुजाहरा करना चाहते करें। अगर इन्होंने कहीं 19-20 की तो ये हो, इनके दूसरे साथी हो या इमरान खान हो। नहीं, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूं कि तसादुम की सूरत हाल अगर कोई इख्तियार कर लेता है ये धरना या लॉन्ग मार्च, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। अगर उन्हें कहीं पर किसी इमारत को, सरकारी इमारत को नुकसान दिया है, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को तो नुकसान दिया है, दे विल बी अरेस्टेड एंड पुट बिहाइंड द बार्स राइट अवे। और पूरी मोबिलाइजेशन होगी ताकि जो भी कोई कानून को अपने हाथ मिले उसके साथ बाकायदगी से पता चलेगा रूल ऑफ लॉ का उनको कि कैसे होता है। इन लोगों ने जनाब कभी जेलें देखी नहीं है। इन सर, लोगों ने वो तो ये कहेंगे ना कि हुकूमत ज्यादती कर रही है, फिर वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे सर।
देखिए ये तो अभी भी खेल रहे ना विक्टिम कार्ड। हमने जब इनको डेमोक्रेटिक तरीके से पावर के साथ इनके वोट काउंट किए बगैर जो हमारे साथ थे, हमने उनको काउंट किए बगैर इनको आउट कर दिया, इनको एक लात लगा के पीएम हाउस से निकाल दिया। तो क्या किया इन्होंने? ये बातें करते हैं और ये बातें करते रहेंगे। इनको पता चलेगा जब ये कानून को अपने हाथ में लेंगे कि कैसे होता है। ये गैर सियासी लोग हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो जेलों में भी जाती है, जेलों से आती भी है। ये तो वो लोग हैं जिनके वफाकी वजीर बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो किसी केस के होने से पहले बेल बिफोर अरेस्ट ले आए। ये तो इनकी हालत है। और ये बात करते हैं, धमकियां देते हैं, डराते हैं हुकूमत को। नहीं जी नहीं, इनकी बातों में हम नहीं आने वाले। जो भी ये करेंगे इनको इजाजत देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया। नहीं सर, डेमोक्रेटिक राइट तो है ना उनका पुरअमन एहतजाज करने का, लेकिन हमने बहुत सी दफ़ा ये भी तो देखा है कि सर जो पुरअमन जलसे होते हैं, पुरअमन जुलूस होते हैं, उनके ऊपर भी तो फिर सर वायलेशन हुकूमत ही करती है ना, उनके ऊपर भी तो फिर उनको रोकने की कोशिश करती है। तो आप लोग की जानिब से तो ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि उनका तो डेमोक्रेटिक राइट है। नॉट एट ऑल। हमने बल्कि बैठ के अपने इत्तेहादियों के साथ और वफाकी हुकूमत के साथ भी सदर आसिफ जरदारी साहब ने ये बात की कि पीसफुल मार्च को हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और उस पर टोटल एग्रीमेंट है। ये पीसफुल मार्च करें, ये अपना राइट है। ये एक दिन नहीं, ये 1.5 साल के बाद इलेक्शन होंगे, ये 1.5 साल तक बैठे रहे वहां पर धरना देते रहे। हमारी तरफ से मोस्ट वेलकम। चलें जी, ये पॉइंट आ गया आपका। खुर्रमशेर जमान साहब वो तो कह रहे हैं कि 1.5 साल बाद इलेक्शन होगी और हमारी जब मर्जी होगी हम इलेक्शन करवाएंगे। मौसम की सख्ती भी होगी सर, कैसे बर्दाश्त करेंगे 1.5 साल? क्या वाकई आप लोग बैठने के लिए तैयार हैं? अगर ये धरना प्रोलॉन्ग हो जाता है तो फिर किस तरह से आप इसको मैनेज करेंगे? मैं आपको क्या जवाब दूं? आपने मेरे एक सवाल में मुझे 3 दफा इंटरप्ट किया। आपने अगर बात ही नहीं करने देनी है, इनको एक दफा आपने इंटरप्ट नहीं किया। नहीं, खुर्रमशेर जमान साहब देखें, आप देखें रिकॉर्डिंग निकाल के देखें। खुर्रमशेर जमान साहब पूरा वक्त मैंने आपको दिया, आप बात करें, आप बात करें, आपकी टर्न है, आप बात करें। सर सवाल का जवाब दें। 3 दफा इंटरप्ट किया आपने मुझे, आप बात थोड़ी करने दे रहे हैं। मैं तो सवाल कर रहा हूँ खुर्रमशेर जमान साहब, आप जवाब बताएं क्या आपका। मैंने कहा कि अगर ये धरना प्रोलॉन्ग हो जाता है तो फिर आप कैसे मौसम की सख्ती भी बर्दाश्त करेंगे? वो तो 1.5 साल से पहले इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। क्या 1.5 साल तक बैठने के लिए आप तैयार हैं? सर नाराज ना हो, बस सवाल का जवाब दें खुर्रमशेर जमान साहब आप। जी हाँ, नहीं आप इंटरप्ट ना कीजिए, जवाब जरूर लीजिए। देखें जी, आपके सामने है कि 126 दिन या 130 दिन हम अपने पिछले धरनों के अंदर भी बैठे हुए थे। और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए होते हैं वो हराम की कमाई खा के नहीं बैठे हुए होते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की कौम आती है हमारे धरनों के अंदर, हमारे एहतजाज के अंदर। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है जो यहाँ से निकली थी और साथ में 25 गाड़ी के पीछे चल रही थी सारे मिनिस्टर्स की। ये जो लहजा और जिस जबान में तैमूर तालपुर साहब बात कर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से ये आप इनकी रिकॉर्डिंग अपने पास रख लें। कुछ दिन गुजरेंगे, वक्त गुजरेंगे, फिर मैं इनसे पूछूंगा कि इनके बड़ों ने क्या फैसला किया है और कितने दिन में जाते हैं। देखें जी, बात असल में यह है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त पूरी कौम में से किसी को काबिल कबूल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि यूएस रजीम के जरिए आपने पाकिस्तान के अंदर बैठना है और आप चाहते हैं कि बैरूनी मुदाखलत के जरिए आपने मुल्क को चलाना है, तो ये इस तरह की मुदाखलत जो है ना आपके लीडर के साथ भी हुई थी, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ। ये इस वक्त 2022 है, हम खड़े होंगे। वजीर आजम इमरान खान जब होते थे उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो की भी तारीफ की थी और उनके बारे में भी बताया था कि उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन फर्क यह है कि इस वक्त इमरान खान खड़ा है, इमरान खान मुकाबला करेगा पूरा। पाकिस्तान को जिस जगह पे हम छोड़ के गए थे आज आपके सामने है कि इन्होंने पाकिस्तान को कहां पहुंचा दिया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त कहां चले गई है, पाकिस्तान के अंदर डॉलर कहां चले गए हैं। आपके जो एक्सपर्ट्स बाहर दुनिया में बैठे हैं ओवरसीज, वो आपको यहां पे डॉलर भेजने को तैयार नहीं है। आप भीख मांग रहे हैं आईएमएफ के सामने, आईएमएफ आपकी सुनने को तैयार नहीं है। चाइना आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, यूएई आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आप दुनिया के जिस ममालिक के अंदर गए आपको मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन बात यह है खुर्रमशेर जमान साहब, आप भी तो इन लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है ना। वो तो ये कहते हैं कि आए मुज़ाकरात करें, बैठकर बात करें और फिर इन मसाइल का हल निकालते हैं। खुर्रमशेर जमान साहब, अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, पूरा भी दिया। तैमूर तालपुर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने भी प्रोग्राम देखा, आपका भी शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।